पिता मेरे क्या खुद सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। उनकी इच्छा थी बचपन से ही, बेटा जितनों की मदद कर सकते हो दिल खोल के मदद। आई फील प्राउड कि आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद कर पा रहा हूँ जो दर्द में थे, ऐसे लोगों के मुंह पे खुशियां ला पा रहा हूँ जो उदास हो गए थे अपनी जिंदगी को लेके। और पिता का सपना था कि मैं अपने बेटे के नाम जाऊं, जैसा आज मेरा सपना है मैं अपनी बिटियाओं के नाम जाना चाहूँ। तो वही तो बात है जिंदगी में। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिनका विजन लाखों स्टूडेंट्स की सोच और उनके भविष्य को बदल रहा है। रियल एस्टेट से लेकर हेल्थ केयर तक इन्होंने हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं सेज ग्रुप के CMD इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी की, जिनकी लीडरशिप में सेज ग्रुप ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इंस्पिरेशन और पॉसिबिलिटी की एक मिसाल कायम की है। तो आइए स्वागत करते हैं संजीव जी का और उनसे जानते हैं कि कैसे एक इंसान की सोच लाखों जिंदगियां बदल सकती है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि एक इंजीनियर से एक एंटरप्रेन्योर और फिर एक एजुकेशनिस्ट तक का जो ये सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? गीतांजलि, मेरा मानना है कि ईश्वर ने सब कुछ रचा हुआ है पहले से, कुछ ना कुछ वो ही करा रहा है, हम तो करने वाले हैं। उसने ये शरीर दिया, उसने ये सोच पैदा करी, उसी ने एक हमारे अंदर एक जुनून पैदा करा है। ठीक है, हमें कर्म करना है, हमारे माता पिता के सपने जो होते हैं उनको पूरा करना है, हमें जिस काम के लिए भेजा है उसको बहुत अच्छे से करना है। बस करे जा रहे धीरे धीरे बहुत कोशिश करी, एक इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में रियल एस्टेट में आए, कॉन्ट्रैक्टरशिप करते थे, ठेकेदारी करते थे, खूब मेहनत करते थे। अपने साथ अपने स्कूटर पे एक दो बेलदार एक बाइक को बैठा के लेके जाते थे, काम कराते थे। तो बहुत मेहनत करी, फिर स्कूल लेके आए, इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में आए, पूरे इंडिया में हम इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए, इंडस्ट्री लेके आए, कर रहे हैं बस, वो करे जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पीढ़ी के ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, माता पिता को धन्यवाद देते हुए करे जा रहे हैं बस। और आज एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आपने जो है खड़ा कर दिया है। जी, मेरा मानना है मैंने नहीं खड़ा करा, खड़ा उसने करवाया है, मुझे माध्यम बनाया है। जैसे कैशियर नहीं होता बैंक का जी, वो तो सबको पैसे देता, कोई उसके थोड़ी पैसे है, सही। वो तो उनके ही थे लौटा दिए। ऐसी मैं भी जितने मेरे साथ आज 4000 पर्सन मेरे साथ सेज ग्रुप में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, 10,000 इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, 40,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो उनका प्रारब्ध है। मुझे किसी को चुना गया है कि भैया उन 40,000 स्टूडेंट को एक तराशना है, जवाबदारी मुझे दी गई है, तो मैं तराशने की कोशिश कर रहा हूँ बस। आई एम जस्ट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। जी, तो मैं अभी आपने जैसे माता पिता के सपने का मेंशन किया था, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लेकर उनका यही सपना था? देखिए, ये तो वही बताइए। पिता का जरूर था, माँ का तो ये था कि मेरा बेटा, क्योंकि हम 6 भाई बहन में 3 बहनों के बाद में आया था, तो माँ तो बहुत खुश थी। पिता मेरे क्या खुद सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। उनकी इच्छा थी बचपन से ही मेरा बेटा बड़ा साहब बनेगा, क्योंकि वो छोटे साहब थे। तो हमेशा, जैसे मैं इंजीनियरिंग में मेरा एक बार में एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरा डिप्लोमा में हो गया, तो नहीं करना तो इंजीनियरिंग ही है, क्योंकि तुझे बड़ा साहब बनना है। तो उनका सपना था, हम लगे हुए थे। तो आपका सपना साकार होते हुए उन्होंने देखा और बहुत खुश थे साहब। हाँ। बहुत खुश थे। कितनी स्टोरी सुनाऊं। एक बार मेरे पिताजी दिल्ली से आए और प्लेन से आए थे, आते मुझे गले लगा लिया, बोले आज मुझे तेरे पर बहुत गर्व है। मुझे लगा क्या पता क्या हो गया। तो मेरे पापा क्या हुआ, कुछ दिक्कत? तो बोले नहीं, आज मेरे से 3 जनों ने पूछा कि आप संजीव के पापा है। मतलब तो बोला मुझे आज लगा कि तू है। हर पेरेंट की यही इच्छा होती है। और ये बात है 20 साल पुरानी। वाह। तो मतलब यही तो मुझे भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी मम्मी भी रोने। मेरा यस, मैंने मतलब पिता का सपना था कि मैं अपने बेटे के नाम जैसा आज मेरा सपना है मैं अपनी बिटियाओं के नाम जाना चाहूँ। तो वही तो बात है जिंदगी में, जब अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाए, सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है पेरेंट्स की लाइफ की है। वही तो साहब। जी, तो अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने अपने सफर की बात की,
कि आपने रियल एस्टेट में काम किया, फिर उसके बाद आपने ये जो है इतना बड़ा अपना एजुकेशन सेज ये ग्रुप सब जो है बिल्कुल सही। स्टैब्लिश किया। तो ये जो पूरी जर्नी थी, इस दौरान काफी चैलेंजेस भी आए होंगे, काफी स्ट्रगल्स रही होंगी, तो उनके बारे में बताएं। देखिए स्ट्रगल तो एक भी नहीं आई, ईश्वर की ऐसी कृपा थी, आई नहीं। चैलेंजेस आए, चैलेंजेस तो उनको ही आते हैं जो सक्षम लोग होते हैं। ईश्वर परीक्षा किसकी लेता है? जो पास हो सकता है। तो चैलेंजेस आते थे तो सॉल्व कर देते थे। हमारे बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि गलत चीजों, गलत लोगों से, गलत सोच से दूर रहो। बस बदलने की कोशिश मत करो, आपका काम ही नहीं है बदलने का। हाँ, अगर कोई आप पे आक्रमण कर रहा है तो मुकाबला पूरा करो, परंतु बेमतलब की बातें मत सुनो। जैसे बुद्ध की एक कहानी है ना कि बुद्ध बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, एक आदमी आया, शिक्षक के बैठे, एक आदमी आया, उनको गालियां देने लगा जोर जोर से, अद्भुत बोलता रहा। बुद्ध उसकी तरफ देख के मुस्कुराते रहे, मन में मुस्कुराते रहे, ये करते रहे। शिष्य खड़े हो गए उसको मारने के लिए, उन्होंने सब बेटा शांत रहो। थोड़ी देर गाली देके चले गया। तो बोला आपने उसको कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? तो बोले कि किस बात का? बोला आपको उसने इतना शब्द कहे, मैंने लिया ही नहीं, तो मैं क्यों कहूँ? उसके शब्द मैंने लिए ही नहीं, वो शब्द उसके पास ही रह गए वापस। सही। तो ऐसी गलत चीजें लेने का मेरा विचार ही नहीं है। सीख अच्छी लो वाली बस। चीज है। तो सर बचपन की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, या ऐसे कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जिसने इंस्पायर किया हो आपको कि नहीं, एक दिन बड़ा साहब बनना है, जैसे कि आपने कहा? देखो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट तो नहीं है, पर जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, तो मुझे एक बार याद है, मैं वो छोटा था, शायद 4th-5th में होऊंगा। तो कोई इंग्लिश का टीचर थे, उस टीचर की आदत थी, वो क्या करता था, एक पेन को लेकर उंगली के बीच फंसा देता था और दबा देता था, तो बहुत दर्द होता था। तो मैंने कुछ इंग्लिश का सेंटेंस गलत बनाया, 6 की बात है ये। अच्छा। हमारे टाइम में हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, गाँव में पढ़ते थे, तो 6 में हमने ABCD पढ़ी है। पहली बार 6 में ABCD सीखते थे, फिर बैट की स्पेलिंग याद करते थे, कैट की। तो उस टाइम का कुछ था, तो मुझे याद है, परंतु मैंने उस एक दंड से मेरी बहुत सारी इंग्लिश सुधर गई। मतलब मुझे लगा कि नहीं, एक तो बेइज्जती पूरी क्लास में, अपन साहब के बेटे, और साली पूरी बेइज्जती, और अपने को लगा कि हमें कोई कैसे दंड दे सकता है, हमें कुछ ना कुछ कमी है। मतलब 6 में था, तब से मुझे ये भाव थे कि नहीं, हमें हमेशा आगे रहना है, हमें कुछ अलग करके दिखाना है। तो बस लग गए। सही। तो अब मुझे एक चीज और जाननी थी कि आपने हमेशा कहा है कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि वैल्यूज, डिसिप्लिन और कल्चर, ये सभी चीजें हैं। तो इस फिलॉसफी से जुड़ी कोई प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल है जो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं कह दूं कि नॉलेज तो गूगल बाबा से ज्यादा किसी के पास है ही नहीं। नॉलेज तो पूरी गूगल बाबा के पास है, बस उस नॉलेज को कैसे डिकोड करना है, दैट इज अ थिंग। उसको डिकोड कैसे करना है नॉलेज को, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको फॉलो अप कैसे करना है, दैट इज अ थिंग। तो वही मैं, हमारे जो स्टूडेंट, मेरे पास जो 40,000 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, जो मेरे 60,000 स्टूडेंट निकल चुके हैं, उन सबको मैंने वैल्यू सिस्टम से काम कराया है, उनके IQ पे काम कराया है, उनके EQ पे काम कराया है, उनके SQ पे काम कराया है। अच्छा। कि अंदर जो है उसको कैसे बाहर निकालना है, दैट इज अ मेन। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप शुद्ध रहोगे, प्योर होगे, और वैल्यू सिस्टम से काम करोगे, डिसिप्लिन पे काम करोगे, देन यू ग्रो द थिंग्स। जैसे एक हमारा एकल विद्यालय है, मैं वन मंतु परिषद है, मैं भोपाल चैप्टर का हेड हूँ। तो हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब 1 लाख स्कूल चला रहे हैं। तो हम वहां पर जो ऐसे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर स्कूल है ही नहीं, तो विवेकानंद वाले जो कहते थे ना कि बच्चा स्कूल नहीं आ पाए तो स्कूल बच्चे घर चले जाए, वो कहावत को पूरी करके हम एकल विद्यालय के थ्रू, तो वहां पर हम ऐसे बच्चों के अंदर सिर्फ संस्कार डालते हैं कि भाई तुम अपने माता पिता के सुबह उठ के पाँव छुओ, उनको गीता के श्लोक सुनाते हैं, उनको गायत्री मंत्र सिखाते हैं, तुम कहते भाव पैदा करते हैं, प्यूरिटी के भाव। नहीं तो वो तो सब बिगड़ जाएंगे। तो स्कूल ही नहीं है तो कैसे करेंगे? पढ़ाते भी हैं, ABCD पढ़ाते हैं, अब सभी पढ़ा रहे हैं। तो वही छोटे बच्चों में भी वही भाव पैदा करना है, और बड़े जो PhD कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, उनके अंदर वही भाव पैदा करना है, प्यूरिटी के भाव, समर्पण के भाव, प्रेम के भाव, अपनत्व के भाव। अब ये तो एजुकेशन की बात रही, हेल्थ केयर सेक्टर में भी
आपके हॉस्पिटल्स हैं, तो इस सेक्टर में आने की आपने क्यों सोची? आखिर क्या वजह थी जो आपने अपने हॉस्पिटल्स खोले? देखिए हॉस्पिटल तो क्या हुआ, ये कोविड का टाइम था। हम एक होटल बना रहे थे 5 स्टार, हयात से हमारा साइन भी हो गया था, 2 लाख रुपए उसको बयाने भी दे दिया था। परिस्थिति ऐसी बनी, भोपाल में कोविड फैला, बहुत लोग मर रहे थे पूरे विश्व में। भोपाल में मेरे बहुत क्लोज लोगों के मन में बहुत पीड़ा थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि देखिए पैसा आदमी क्यों कमाता है, खाने के लिए तो एक लिमिट के बाद आप 2-4 लाख रुपए महीना कमाओ, बढ़िया खा पी ले तो अच्छे से रह सकते हो। 1-2 करोड़ रुपए आप कमाने लग जाओगे तो लग्जरी लाइफ जी सकते हो। उसके ऊपर तो आप जो पैसा कमा रहे हो वो बैंक के लिए कमा रहे हो। सही बात। ये आपका घर के अंदर जो गड्ढा है जिसमें लोग पैसे भर के रख देते हैं, सोना भर के रख देते हैं, उसके लिए कमा रहे हो आप। मुझे लगा है समाज के लिए कुछ करना चाहिए इस टाइम। तो हमने हमारा सेज कोर जो परिवार है उसमें बैठा मैंने एक प्रस्ताव रखा कि मैंने होटल अभी सिविल स्ट्रक्चर पे ही है, क्यों नहीं इसको अपन हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें। तो सबने एक बार, जैसे मैं हमेशा प्रस्ताव जो भी हम चेंज करते तो एक हमारा 11 लोगों का परिवार है तो उससे बैठ के बात करता हूँ, एक बार ने 100% ने बोलने की जगह ताली बजाने लग गए। तो हम भी यही चाहते थे कुछ और समाज के लिए करा जाए। तो भोपाल में मैंने अपोलो सेज हॉस्पिटल लेकर आया। मुझे आई फील प्राउड कि आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद कर पा रहा हूँ जो दर्द में थे, ऐसे लोगों के मुंह पे खुशियां ला पा रहा हूँ जो उदास हो गए तब भी जिंदगी को लेके। और तो बदला है, वो बदलना हमको ही पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है तो उसको लौटाने, समाज ने हमें दिया है तो इसलिए हम उसको हयात होटल से अपोलो सेज हॉस्पिटल बन गया और 350 बेड का हम लेके आए भोपाल। इट्स रियली गुड। तो जैसे कोविड की आपने बात की, क्या कोविड में कोई पर्सनली भी आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की जहाँ पे आप बिल्कुल ही डिसहार्टन हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, घबरा गए थे? हाँ, वो मतलब मेरे भांजे को हुआ था। अच्छा। उसके लिए मैंने 1-2 जो मैं ठीक से पोजीशन पे तो 1-2 फोन करे तो उन लोगों ने फोन ही नहीं उठाए। अच्छा। उसको बेड चाहिए था। हाँ। फिर तीसरे फोन पे उठ गया फोन, फिर उसको करा दिलाया। तो मुझे लगा कुछ तो करना पड़ेगा भोपाल के लिए। मतलब आपका फोन नहीं उठ रहा और फिर लोग आजकल लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक सेवा दी गई। और मुझे अब उसलिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं रियल में कुछ कर पा रहा हूँ समाज के लिए अच्छे से। ठीक है, पैसा देता है हमें, इसको पैसा देते हैं हम इलाज के लिए, ऐसा नहीं फ्री कर रहे हैं। परंतु कोई असक्षम है पैसा देने तो मैं भी दिल से कोशिश करता हूँ कि दे दूँ। मैंने ट्रू सेज फाउंडेशन करके एक हमारा फंड बनाया है, जो मेरी मैडम है उसकी चेयरमैन है, उनके पास पूरी पावर दे रखी है कि जो नहीं दे पा रहा पैसा तो उसको हम वहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा उसको वहाँ से दे देते हैं। कोशिश करते हैं अच्छे से करने की। तो सर, जैसे अब आप खुद एक लीडर हैं, लेकिन आपके टाइम पे कोई तो रहा होगा, कोई आपका मेंटोर रहा होगा जिसने आपको इंस्पायर किया, उनके बारे में बताएं। लॉर्ड कृष्णा अच्छा। सबसे बड़ा मेंटर वो है। आप कृष्ण भक्त हैं। हाँ, हम तो गीता जी से बड़ी कोई है ही नहीं जी। गीता जी में हर चीज का जवाब है साहब, उसको पढ़ लो दे देते हैं। बाकी मेरे शिवानंद बाबा से मैंने बहुत शिविर करे, उनके बहुत ज्ञान लिया है उनसे मैंने संजीवनी स्वामी शिक्षा पे शक्ति ली है। एक हनुमान स्वामी जी है जो गीता पे उनका वधस्थ है, तो वो हर साल में 7 दिन मेरे साथ रहते हैं, हमें गीता जी सुनाते हैं बहुत अच्छे से। एक पंडित विजय मेहता जी है जो उनका हनुमान जी की कृपा है, ग्वालियर उज्जैन के संत हैं, वो मेरे साथ महीने में 2 दिन रहते हैं। ऐसे बहुत सारे संतों के साथ रहता हूँ, सुनता हूँ। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के, रात को मैं कितना ही बज जाए, जैसे रात को मैं एक जैसे 1:30 बज गए, तभी आधा घंटा मैंने उनको सुना तभी सोया। अरे ऐसे संतों को सुनना, संतों की वाणी सुनना, उनके क्या हो रहे हैं, तो सबसे बड़े गुरु वही हैं। बाकी एडमायर जैसे रतन टाटा साहब हैं, उनको एडमायर करता हूँ कि कैसे अपने सब साथ के लोगों को लेके कैसे देश के भाव में पैदा करो, डिसिप्लिन में और हेयर स्टाइल में। अक्षय कुमार है मेरा आइडियल, ऐसे खूब सारे आइडियल बना रखे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और सबसे बड़ी आइडियल तो दोनों बिटिया है, माय क्वींस, मेरी ड्रीम गर्ल्स है, तो वो मुझे गाइड करती रहती है, मैं करता रहता हूँ। जी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये जानना चाहूंगी, आप खुद एक पेरेंट है, आप अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ सीख देते रहते होंगे, ऐसे ही कोई सीख आपको आपके पेरेंट्स ने भी दी होगी जो आज भी आपको याद रहती है, वो हमें बताएं। देखिए, मेरे माँ मेरे से कहती थी कि बेटा तू
जिंदगी में 2 काम करना, मैं भी हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ, और जिंदगी में अच्छा बनना तो 2 काम करना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए और अच्छा सत्संग करना चाहिए। जहाँ अच्छे लोग मिले उनके साथ सीखो, उनसे लर्निंग करो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनके अंदर क्या जुनून है, कैसे वो इस लेवल पे आए, वो जानने की कोशिश करो और गाइडेंस लो, एक्सेप्ट करो, तो बढ़ते जाओगे। तो मेरी माँ से मैंने दोनों लर्निंग करी थी, पिता से लर्निंग करी थी कि सबको मदद करो। हमारे पिताजी थोड़े ज्यादा दिलदार थे मेरे से, मतलब मुझे लगता है वो मतलब घर में मम्मी को भी परेशान कर देते थे कि घर में कोई आ जाए तो भैया रात को 11 बजे आ रहा है, मम्मी को उठा दी, चलो खाना बनाओ ये करो, ये वो बहुत आते थे रिश्तेदार, क्योंकि हमारे पिताजी 11 भाई बहन थे। अच्छा। तो पिताजी ने यही कहा, बेटा जितनों की मदद कर सकते हो दिल खोल के मदद करो, ईश्वर ने तुम्हें मदद के लिए भेजा, अगर तुम सक्षम हो, जो भी सक्षम हो कर लो। जैसे वो नामदेव जी वाला है ना, एक बार संत नामदेव जी बैठे खाना खा रहे थे, तो बैठे हुए थे, इतने में एक कुत्ता आया, एक रोटी थी, वो रोटी लेके भागा, तो वो भी उसके पीछे भागे, तो सब समझे अपनी रोटी छुड़ाने भाग रहे हैं, तो कौन चिल्ला, रुक जा इसमें घी तो लगा ले घी नहीं लगाया था जब तक उनके उस रोटी पे, तो घी तो लगा ले। हाँ। तो वो भाव पैदा करो, मतलब अपनी तरफ से जितना कर सकते हो देने लोगों के के भाव। लिए उतना करो, वो देगा आपको। बिल्कुल दूध से हमारे बाबा कहते तू 1 रुपया तो दे, 10 रुपये वो दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो देने के लिए बैठा है, तुम देने के लिए दिल बड़ा बैठे हो। करो। दिल बड़ा करो, देने के लिए पैदा हुए आप। हाँ। आगे का क्या मतलब फ्यूचर का आपने क्या विजन है आपका? फ्यूचर में यही विजन है कि मेरा नातिन आया, बड़ी बेटी ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। हाँ। मेरे को मेरा नातिन दे दिया, मेरा बाबा आ गया, मैं भी उसका बाबू हूँ, मैं भी उसका, वो मेरा बाबा है, तो उसके लिए करना है। मेरे लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसको बहुत अच्छा एक भक्त बनाना है। सब मेरे से बोलते हैं, मेरी बेटी ने आज, बाबा आप इसको अभी से ही, इसमें प्रेशर बहुत हो जाएगा अभी से आप इसको, हमको आपने खूब प्रेशर में करा, और अब देखो मेरा बेटा पंतु, मैंने तुमको बच्चों ने प्रेशर बनाया, सब मेरे से कहते थे आज तुम अपनी बिटिया में खुद प्रेशर दे रहे हो, लड़का थोड़ी है इतना इससे तुम काम करा दो। लड़का लड़की क्या होता है, जो ले सकता है दो, तपाओ, तभी तो दूसरों को तपाएगा। जब तक आप तपोगे नहीं तो कैसे तपा पाओगे। सही है। मैं बोलता हूँ जैसे मार्बल है, एक ही माइन से मार्बल निकलता है, उसी माइन का वो जो मार्बल एक मूर्ति बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है, फर्श बन जाता है। तो अंतर क्या है, उसने चोटे सही थी तो सब उसको नमस्कार करते हैं, वैल्यू बन जाती है, और एक दूसरे से चोटे निकली थी, जल्दी से बिखर गया था तो पत्थर बन गया, वो नीचे फर्श पे आ गया, सब उस पर चलते हैं। तो वैसे ही तपाना पड़ेगा, मतलब उनको तराशना पड़ेगा, हाँ, सही तभी तो बनेंगे। बिल्कुल। मैंने अपनी दोनों बिटियाओं को तराशा, अब मैं अपने नाती को तराशूंगा तो सर आप सेज ग्रुप की जो बात है उस पर आते हैं कि आपका इतना बड़ा ग्रुप है, आपने खुद ही अभी बताया कि 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके साथ काम कर रहे हैं, 40,000 से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं, तो इन सबको मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, ठगी करता हूँ, मोटिव हर एक को पकड़ के रखता हूँ, खूब काम कराता हूँ, दबा के काम कराता हूँ। अभी जैसे हमने पिछला एक वीक बनाया, पेरेंट इंस्ट्रक्शन वीक, हमारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज में, सेज यूनिवर्सिटी में हर टीचर को 30-30 बच्चे देती है। वो बोला आप गार्जियन उनके, ट्यूटर गार्जियन स्कीम चलाइए, आप माँ बाप हो इनके, आपके ऊपर फेदर लगेगा अगर आपने इनको अच्छा बना दिया, और आपने ये बच्चा अब फेल हो गया या इसका रिस्पॉन्स है तो ब्लैक स्पॉट आपके ऊपर आएगा। जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे मैंने अपनी दोनों बिटिया को तराशा, आपको इनको तराशना है। तो हमने एक हफ्ते में हर पेरेंट से बात करने की कोशिश करी कि आपके बच्चे से आप सेटिस्फाई हो, उसके अंदर कुछ गलत आदत तो नहीं है, उसका संग गलत तो नहीं हो रहा, आप देखिए, उनको अवेयर करा। हम यूनिवर्सिटी में, SIT इंजीनियरिंग कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग्स करते हैं जो स्कूल में होती है, ताकि उनको एक अच्छे से इंटरेक्ट करके, जितना मेरे मानने कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा तो चीजें इतनी जल्दी निखरेंगी। तो आज उन्हीं बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, आगे फ्यूचर को वो किस तरह से अपने तराश सकते हैं, उसके लिए आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? मेहनत, मेहनत और मेहनत, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं है। गिव अप नहीं करना, कोशिश करे जाओ बस, बार 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 बार, जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे थॉमसन ने बल्ब बनाया था, बोलते 9,999 बार फेल हुआ, 10,000 बार पास हुआ, ऐसा आप भी पास हुए।
जीत तो मिलेगी पर जीतना पड़ेगा, उसके लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, थोड़ा शांत रह के, उसकी कृपा मान के, गुरुओं का आशीर्वाद लेके बहुत तेजी से अपने आइडियल्स बनाओ, अपनी सोच पे वर्क कराओ और खुद भी करो। अच्छी किताबों का साथ लो, अच्छे व्हाट्सएप सुनो, अच्छे लोगों का बायोग्राफी पढ़ो, उनकी सीख लो, तभी चीजों को बदल पाओगे। सबको हैप्पीनेस लेकर आना, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। हमारे जो सेज ग्रुप का मोटिव ही है, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। जब दूसरों के लिए काम करोगे तो ईश्वर आपके लिए काम करेगा। विन विन के फॉर्मूले पर काम करो, ऑलवेज विन। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सर आपके फ्यूचर के लिए, आपके अब जो नातिन आया है उसके फ्यूचर के लिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमसे शेयर की और इतने लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी की जो कहानी थी उसने आपको भी इंस्पायर किया होगा। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।